100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव प्रसाद की ये लाइनें आज के दौर में कहीं न कहीं सही होनी चाहिए, सही साबित होनी चाहिए। इस देश में जाति एक सच्चाई है, जाति को कोई छुपा नहीं सकता है। इस देश में अगर जाति के नाम पर राजनीति हो सकती है, इस देश में अगर जाति के नाम पर सरकारें बन सकती हैं, इस देश में अगर जाति के नाम पर वोट बैंक और विधायक तय हो सकते हैं, इस देश में अगर जाति के नाम पर जो जातिगत समीकरण होता है पूरा उस पर चुनाव का खेल खेला जा सकता है, तो इस देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन सी वो पार्टियां हैं, कौन से वो लोग हैं, कौन सा वो समाज है जो जातीय जनगणना को लेकर के उसके विरोध में है? बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था और नीतीश ने उनका साथ भी दिया था कि जातीय जनगणना होगी बिहार में, और हो रही है। उन सबका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। इस देश में अब जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसका जितना भाग है वो मिलना चाहिए। जो कहते हैं कि वही मैं लाइनें दोबारा रिपीट करूंगा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मेरे साथ मेरा दोस्त इमरान है, आप वहीं से बातचीत करूंगा और तमाम जो ये चल रही है जातिगत राजनीति को लेकर के कि जातिगत जनगणना को लेकर के कुछ पार्टियां हैं जो विरोध में है, क्यों विरोध में है, क्यों डर रही हैं वो, आने वाले समय में क्या डर है उनका, उसको लेकर बातचीत करूंगा। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, सभी का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस देश में भारत जैसे देश में जाति एक सच्चाई है। उसको लेकर के पार्टियां हैं, सबको पता ही है वो पीछे क्यों भाग रही हैं, क्यों उनको जातीय जनगणना से डर लग रहा है। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से लगातार जो है बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई है, स्वागत योग्य कदम है। नीतीश कुमार जी का जो है इसके लिए बहुत बहुत आभार, तेजस्वी यादव का बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो सरकारें हैं ना, ये कहीं ना कहीं डरी हुई हैं। इनको पता है जब सच्चाई सामने आ जाएगी ना, तो जो पूरी तरह से ये जब से लेकर अब तक, मैं बता दूं कि कांसीराम जो है क्या कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और राम मनोहर लोहिया की एक लाइन थी कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो एक बात बताइए, जब जाति के नाम पर शोषण हो सकता है, जाति के नाम पर भेदभाव हो सकता है, जाति के नाम पर छुआछूत हो सकता है, जाति के नाम पर यहाँ तक कि हत्याएं हो सकती हैं, जाति के नाम पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, जाति के नाम पर मूंछ नहीं रखने दी जाती है, जब इस देश में हर चीज़ का एक रिकॉर्ड है, इस देश में तालाब कितने हैं, इस देश में गाड़ियाँ कितनी हैं, इस देश में जो मोटरसाइकिल कितनी है, इस देश में जो है जानवर कितने हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब है, तो आखिरकार आपको जो जातिगत जनगणना करने में तकलीफ क्या है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जाति एक सच्चाई है। इस देश में तमाम जो तहसीलें हैं वो ठप्पा लगा करके जाति प्रमाण पत्र जब बनाती हैं, आपने जो है सदियों सदियों तक जाति के नाम पर शोषण किया है, आपने जो है वर्ण व्यवस्था के नाम पर शोषण किया है, आपने जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पर जब लोगों को बांटा है, तो आपको अब दिक्कत क्या है? आनंद, मैं यही पूछना चाहता हूँ, सरकारों को पता है कि हमारी जो राजनीति है वो खतरे में आ जाएगी, और जो संसाधनों पर हम तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से जो संसाधनों पर जिसका जितना उसका अधिकार होगा, हक होगा, नौकरियों पर उतना अधिकार होगा जिसकी जितनी संख्या भारी है। इस देश में 55% पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, और उसको 27% आरक्षण है। इस देश में जो एससी और ओबीसी की अगर अनुपात मिला दें तो लगभग 90% हो जाएगा, लेकिन उनके पास जो आरक्षण है आप देख लीजिए। और इसी देश में एक जो है 90% लोगों के पास 51% आरक्षण है, वहीं जो है 10% लोगों के पास 50% आरक्षण था, और उसके बाद भी आप ईडब्ल्यूएस के तहत उनको जो है 10% आरक्षण अलग से दे दिए, और उसमें नाम क्या दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कि आर्थिक रूप से जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आपने दिया है। जिस तरह से जो है आप कहते हैं कि आप जो है ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं, एससी एसटी को आरक्षण दे रहे हैं, तो कहिए ना आपकी जनरल वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं, क्या दिक्कत है कहने में? आपको कहना चाहिए, आप क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश में जाति के हिसाब से शादियाँ होती हैं, जाति के हिसाब से जो सारी चीज़ें होती हैं, भेदभाव, छुआछूत सब होता है, तो जाति का जनगणना करने में सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मैं कहता हूँ अगर इस देश में अगर पता लग सकता है कि कितने शेर रहते हैं, कितने हिरण हैं, कितने बाघ हैं, कितने हाथी हैं, कितने कहाँ का क्या पाए जाते हैं, अगर जानवरों की गिनती उनके नंबर के अकॉर्डिंग, उनके जात के अकॉर्डिंग हो सकती है, तो इंसानों की भी गिनती उनके जाति के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसका उतना हिस्सा मिलना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को या वर्तमान की जो पीढ़ी है उसको पता होना चाहिए। 2011 में एक जनगणना हुआ था, उसके बाद से जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन 11 का जो जनगणना था वो जाति आधारित नहीं था, एक सिंपली जनगणना था कि कितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है। मैं आपको बता दूं 1971 के बाद कोई भी जो है जातिगत कास्ट सेंसेक्स नहीं आया है। पूरे देश में 1971 में जो सेंसेक्स आया था उसके बाद से कोई कास्ट वाइज सेंसेक्स आया नहीं है। बहुत ज़रूरी है इन सरकारों को ये पता चलना चाहिए। जो सरकारें हैं लगातार जाति के नाम पर आप टिकट बांटते हैं। आनंद जी क्या बात करते हैं, टिकट जो है जाति के आधार पर बांटा जाता है। जहाँ जिस जाति के लोग, जिस जाति के मतदाता ज़्यादा होते हैं उस जाति के व्यक्ति को जो है टिकट दिया जाता है, उस जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाता है। तो तकलीफ क्या है? अरे जाति कड़वी सच्चाई है जो है भारत देश में। अगर जाति कड़वी सच्चाई है, जाति के नाम पर लगातार हो रहा शोषण आपको नहीं दिखाई दिया? सदियों सदियों तक जो किया गया शोषण जाति के नाम पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आपने जो है कविता को अगर पढ़ा होगा, जूठन उसके कुछ अंश, तमाम अंश हैं, आपने उसको पढ़ा होगा। तो ये जो है सच्चाई है। और पूरी तरह से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर भारत देश में जाति है तो जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। जाति के नाम पर अगर शोषण होता है तो जो चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन सी किसकी जाति है, कहाँ है, कैसे रहती है और किसका कितना उसका हिस्सा है। क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखा युवा है, वो समझ रहा है कि कहाँ पर किसके साथ यूनिवर्सिटी हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कहीं भी हो, कितना शोषण हो रहा है, कितना उसके साथ अन्याय हो रहा है, कहने वाली कोई बात नहीं है। आपने जिस तरह से यूनिवर्सिटी का जब जिक्र किया तो मैं कहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के आप जो है तमाम यूनिवर्सिटियों को देखिए, 13% जो रोस्टर आया उसके बाद से लेकर के देखिए आप, अगर आप लिस्ट उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछड़े वर्ग के कितने प्रोफेसर हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने SC वर्ग के, कितने ST वर्ग के प्रोफेसर हैं। आपको कहीं भी जो है पिछड़े वर्ग के, SC वर्ग के, ST वर्ग के प्रोफेसर नहीं दिखाई देंगे। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो ज्ञानी नहीं है? क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? क्या वो जो है उन्होंने मतलब PhD नहीं किया या पढ़े नहीं है? लेकिन सच्चाई यही है कि जो 10% वाले जो लोग हैं वो हर जगह काबिज आपको मिलेंगे। अभी आप पूरे उत्तर प्रदेश का मतलब जो है थानों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, आप DM की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको सिर्फ 10% वाले लोग ही आपको दिखाई देंगे। सारे जो है IAS और सारे PCS और सब जगह आपको वही दिखाई देंगे। तो कहाँ है यादव, कहाँ है कुर्मी, कहाँ है लोहार, कहाँ है चमार, कहाँ है धोबी, कहाँ है कोरी, कहाँ है? मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि बाल गंगाधर तिलक अगर उनके बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें बताई गई होंगी, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके सारी बातें बताई गई होंगी, लेकिन उनका एक वक्तव्य है, उनका एक कोट है, मैं कोट करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ मैं। उनका एक बार उनका पूछा गया था, उनसे सवाल किया गया था कि देश की संसद में कुर्मी जो होते हैं, बढ़ई होते हैं और जो चमार होते हैं, जो सारे शब्द हैं, ये जातिगत शब्द हैं, वो जाने चाहिए। तो उनका कहना था कि ये बढ़ई, कुर्मी, धोबी, ये पासी, चमार, इनका संसद में क्या काम है? ये क्यों जाएंगे? क्या वहाँ पर जाकर के तेल पेरना है तेली को, या जूता सिलना है, या बढ़ई को वहाँ पर कुछ बनाना है? आखिर क्यों जाएंगे? तो ऐसी मानसिकता थी बाल गंगाधर तिलक की। वो क्यों नहीं चाहते थे कि ऐसा समाज भी वहाँ पर जाए और वहाँ पर अपनी बात को रखे, हिस्सेदारी मिले, वो भी देश की संसद में वहाँ पर जाकर के बैठे अपने समाज की बात करें। देखिए आनंद जी, मैं बता देना चाहता हूँ, जो शोषणकारी लोग थे वो कभी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और जो है वो आगे आए। वो चाहते हैं कि ये सिर्फ मंदिर मस्जिद में और जो है उनकी जी हुजूरी करता रहे, उनकी गुलामी करता रहे। अगर ये संसद पहुंचेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो उनकी जी हुजूरी कौन करेगा, उनकी गुलामी कौन करेगा? बाल गंगाधर तिलक के बारे में बढ़ा चढ़ा करके जो लिखा गया, बताया गया, तमाम जो ऐसे लोग थे जो ऐसी ओछी और घटिया मानसिकता से ग्रस्त थे, ऐसे लोगों ने जो वो तो भला हो, तमाम जो महापुरुषों का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन से लेकर के जो दलितों को है, जो महिलाओं की बात, जो कमजोर लोग थे, महिलाओं की बात की, और केवल दलित महिलाओं की नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी समाज के महिलाओं से बातचीत की और उनको अधिकार दिलाया, पढ़ने का, लिखने का
और आगे आने का उनको मौका दिया। बिल्कुल 89 में जब जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता पार्टी की सरकार थी, बीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री हुए, 1 साल के लिए प्रधानमंत्री हुए, तो लोग जानते हैं कि बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, उसके आधार पर जो है पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। लेकिन उसके पीछे तमाम जो नेता थे, जो पिछड़े वर्ग के नेता थे और जो दलित वर्ग के नेता थे, उनको लोग भूल जाते हैं। शरद यादव जैसे नेता को भूल जाते हैं, रामविलास पासवान को भूल जाते हैं, लालू प्रसाद यादव को भूल जाते हैं, आप जो है मुलायम सिंह यादव को, ये तमाम नीतीश को, ये तमाम वो बड़े नेता थे जब उस दौर में जो जबरदस्ती करके बीपी सिंह नहीं थे जो है आरक्षण, जो पिछड़ों को जो आरक्षण देने के जो है पक्ष में नहीं थे बीपी सिंह, लेकिन जबरदस्ती कहा कि जो गठबंधन की सरकार थी जो है समर्थन वापस ले लेंगे, समर्थन वापस ले लिया जाएगा, और उसी दबाव में आकर के जो है पिछड़ों को 27% आरक्षण की घोषणा की गई। ये सारी बातें हम लोग इसलिए कर रहे हैं, सारी बातें आप लोग को जानना जरूरी है। युवा पीढ़ी है आप लोग, और आपके माँ बाप भी अगर वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को विनती आप लोगों से शेयर कीजिएगा, इस बातों को शेयर कीजिएगा कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में जाति एक सच्चाई है। आप लोग भी समझिए कहाँ पर खेल हो रहा है। अगर ये खेल एक बार हो गया, जो खेल कर रहे हैं वो खेल करने में सफल हो गए, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, बहुत लंबे समय तक पीढ़ियां परेशान होंगी। फिर वही दौर आएगा, गुलामी का दौर आएगा, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। इसलिए देश में जातिगत जनगणना हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो सारी जो सारी बातें हैं, सारी चीज़ें बाहर आएँ। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो लगातार लोग जो है कहते हैं कि रिजर्वेशन, जो आरक्षण की बात होती है, आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण को खैरात बताते हैं, कहते हैं कि आरक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है भीख के रूप में दिया जाता है, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आरक्षण हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। पहली बात, जिन लोगों को जो है सदियों से जिनका शोषण किया गया, जो दबा कुचला, दलित, शोषित, वंचित समाज था, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान लागू किया। पिछड़ों को 89 आते आते आरक्षण मिला। जो लोग कहते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, उनको मैं बता देता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की थी। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी कि 10 साल बाद विचार किया जाए। लेकिन मुझे कोई ये बताए, जब आर्थिक रूप से आप आरक्षण की वकालत करते हैं, जाति के नाम पर शोषण होगा। आनंद जी, आप कितने दोगले लोग हैं। शोषण हमारा जाति के नाम पर करेंगे आप, जो चमार, बसोर, कोरी, धोबी, मेहतर, अहिर, गड़िया, मूसी, धुनार का शोषण जो है उसकी जाति के नाम पर करते हैं। और आपको जो है आरक्षण आर्थिक आधार पर चाहिए। आप कहते हैं पंडित भी गरीब होता है। अरे मेरे भाई, मुझे कोई ये बताए ना, कभी किसी अमीर जो है, अमीर दलित ने, अमीर जो है पिछड़े ने कभी किसी गरीब पंडित जी का शोषण किया है? गरीब पंडित जी ने कभी उनके साथ बैठ करके, जो गरीब दलित है, कभी गरीब पंडित कभी गरीब दलित के घर खाना खाने गया है? किसी पासी समाज के व्यक्ति के घर में खाना खाया है? किसी धोबी समाज के घर के व्यक्ति के घर में खाना खाया है? नहीं खाएगा। तो ये कड़वी सच्चाई है। जब तक जाति के नाम पर शोषण होगा, जब तक देश में जाति होगी, आर्थिक आधार पर जो है आप कल्पना नहीं कर सकते। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब तक जो है समाज में रोटी और बेटी का संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक आपसी समानता की कल्पना करना बेमानी है। कहने का मतलब यही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यूपी में भी होनी चाहिए, बिहार में शुरू हो चुका है, और आने वाले 24 के चुनाव में यह सभी पार्टियों का एक मैनिफेस्टो में आना चाहिए। आप सभी लोग भी जहां वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा। क्या राय है आपकी, कमेंट में आपके राय बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताइएगा क्या आप सोचते हैं इन सारी बातों में। कोई सवाल हो पूछिएगा। अभी के लिए वीडियो खत्म करता हूँ, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या अच्छी लगी, क्या बातें, क्या समझ में आई, वो सब कुछ बताइएगा। कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा। हम भी कोशिश करेंगे कोई नई नई बातों को समाज से जुड़ी हुई आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये बातें आपको बताई जाए। अभी के लिए नमस्कार।